और एक चर्चा हो रही थी कि अमेरिकी यात्रा से पहले राहुल जी जो वहाँ बोले उसी पे कई सारी बात अपनी रख रहे थे। प्रेम कुमार जी, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल जी को अपनी बात रखने का अधिकार है और आजकल डिजिटल ज़माने में चाहे जहाँ बोलो सब बात एक दूसरे से पहुँच जाती है। कर्नाटक चुनाव के बाद और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो थोड़ा सा बदले से है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो दिखता है कि वो थोड़े से चेंज हुए हैं। लेकिन जो शेखर सर कह रहे थे कि वो पावर भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, वो क्या है मुझे भी समझना है, वो अगर आपको समझ में आया तो। जी, जहां तक मुझे उनकी बात समझ आई है, हाँ। वो ये कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कि संवैधानिक निकाय हैं, संस्थानें हैं, ईडी है, सीबीआई है, इस तरह की चीजें हैं जिसको वो फोर्स बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो विपक्ष के खिलाफ होते देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पावर जो है, जो जनता के हाथ से, जनता से आती है, उनके हिसाब से कर्नाटक चुनाव के बाद ये पावर जो है शिफ्ट हो गया है। इस सरकार के साथ जनता की शक्ति जो है, जनता की ताकत है, वो छिटक गई है। ये वो कहना चाहते हैं। मोटे तौर पर आपके इस प्रश्न का यही जवाब है। जी, दूसरा सवाल आपसे भी कि ये जो पुराना वाला सवाल था कि राहुल जी बदले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको कहने का अधिकार, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष एक अल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो बड़ी बात वैचारिक स्तर पे, जी नीरज जी, जो वैचारिक स्तर पर ही कह रहा हूं कि जो बड़ी बात हुई है वो ये कि एक राजनीति बदली थी। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने जब 2014 में वो आए थे, तब पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है, एक मैनेजमेंट के हाथ में, एक मीडिया मैनेजर्स के हाथों में चला गया और उसके बाद से ये प्रवृत्ति बढ़ी, राजनीति में उसका महत्व भी बढ़ा। और अब राहुल गांधी ने उस चीज को चेंज किया है, वो बदलाव लाया है। उन्होंने जनता के साथ में भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कनेक्ट किया है अपनी पार्टी को, और उसके जो इम्पैक्ट दिख रहे हैं, उसका असर दूसरी पार्टियों में भी पड़ना तय है कि जनता के साथ आपको फिर से कनेक्ट करना होगा। अब मीडिया गुरु के सहारे राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। ये राजनीति बदलने की जो कोशिश हुई है, पता नहीं उन्होंने सोच समझ के की या इसके रिजल्ट्स आए, इससे उनको वो अंदर से मिला कि यही रास्ता सही है, और यही कारण है कि वो लोगों के बीच जुड़ने में ज्यादा यकीन कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं। और इसी बात से आपके उस प्रश्न का भी जवाब इससे जुड़ा हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी अभी भारत ही नहीं, दुनिया में एक ऐसे इकलौते व्यक्ति बन गए हैं जो किसी तरह का पद नहीं रखते हुए भी वर्ल्ड अट्रैक्शन ले सकते हैं। अमेरिका में बोलेंगे, हिंदुस्तान की मीडिया उस पर बात करेगी, हिंदुस्तान में बोलेंगे, दुनिया में भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री रहे, उनको तो सब दुनिया सुनती है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ना हो, सांसद भी ना हो, आम व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति वो दुनिया में इकलौते हैं। ये नहीं यार, राहुल गांधी को आप आम व्यक्ति मानते हैं क्या? देखिए, अब यहां से अगर हम जाएंगे, जिस व्यक्ति के पीछे मिलियंस ऑफ पीपल रैली कर रही हो, वो आम व्यक्ति कैसे है? तो अब जाहिर है कि आम व्यक्ति नहीं है। नहीं तो फिर तो उनको ये शक्ति जो है, ये जो शक्ति उनको मिली है, यही वो शक्ति है जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही, क्योंकि ये शक्ति किसी और के पास है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी वो कहीं भी कुछ भी बोलते थे तो वो हाईलाइट होता, तब वो यात्रा नहीं की थी, तब कोई शक्ति नहीं थी उनके पास इस तरह वाली। इस बात को तब और अब भी जो फर्क है, तब कितना ध्यान दिया जाता था कि आज बोलिए ना, कोई पप्पू बोल सकता है क्या? आज मजाल है कोई राहुल गांधी को पप्पू बोले? पहले तो बोल लेते थे, आराम से बोलते। पहले और अब में बहुत फर्क है। अब राहुल गांधी को पप्पू कोई नहीं बोल सकता, ना कोई सुन करके उसको गंभीरता से लेगा। नहीं, राहुल वर्मा जी, आप इसको कुछ ऐड करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी पहले भी उतने ही अटेंशन लेते थे अखबारों में, मीडिया में। हाँ जी, क्योंकि देखिए, ये एक बहुत कड़वा सच है सर, मतलब बहुत पॉलिश बात करते हैं ना हम लोग, तो फिर वो उसका मजा खत्म हो जाता है। राहुल जी एक ऐसे डायनेस्ट फैमिली से आते हैं जिसने इस देश पे दशकों तक राज किया है। उनको उनके जन्म से लेकर के आज तक उनकी हर चीज़ को लोग जानते हैं, किस फैमिली से आते जानते हैं, इसलिए उनको तवज्जो मिलती है। सही बात है ना? हाँ, ये थोड़ी भारत यात्रा की इसके बाद से वो उनको दुनिया भर के अखबार छापने लगे, पहले से छापते थे वो। हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब राहुल गांधी को तवज्जो सिंपल सी इस बात की वजह से ही मिलती है क्योंकि
वो कांग्रेस के डी फैक्टो पावर सेंटर है। मतलब आप अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी बात का ज्यादा महत्व रहेगा, चाहे वो सुबह बिना सोचे उठें और बोल दें कुछ, बजाय कांग्रेस पार्टी की पूरी वर्किंग कमेटी पूरे एक दिन मंथन करने के बाद कुछ कहे। तो राहुल गांधी की जो बात का तवज्जो है वो इस वजह से है क्योंकि पार्टी पर उनकी कमांड है और वो सिर्फ पॉलिटिकल डायनेस्टी की वजह से आती है। दूसरी चीज, मैं ये नहीं मानता हूं, इसके अभी कोई इस तरह के मजबूत साक्ष्य नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है या कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ज्यादा जनता का जुड़ाव हो गया है। कर्नाटक चुनाव में हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा बहुत असर रहा हो, बट लार्जली वो स्टेट इलेक्शंस के जो स्टेट पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स था उसकी वजह से डिटरमिन हुआ है, और राज्य में कई राज्यों के आने वाले चुनाव में भी ये सब होने जा रहा है। तीसरी चीज, और मुझे ये भी मतलब थोड़ा बहुत शायद कोई भी व्यक्ति अगर इतनी बड़ी यात्रा करेगा, इतने लोगों से मिलेगा और उसका इतना ज्यादा चर्चा होगी, तो थोड़ा बहुत उसके मतलब लहजे, ढंग, बातचीत करने के तरीके और इन सब में बदलाव आ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि 2021 के राहुल गांधी और 2023 के राहुल गांधी में कोई जमीन आसमान का अंतर आ गया हो। वो इन्हीं तरह की बातें पहले भी करते थे। मैं प्रेम की बातें करता हूँ। आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर वो प्रधानमंत्री को जाकर भाषण देने के बाद गले लगा लिए थे कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कहने लगे हैं, वो यही बात पहले भी करते थे और वो यही बात आज भी कह रहे हैं। इसका ये मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी एक बड़े नेता नहीं है और एक सीरियस नेता नहीं है और एक बड़े पार्टी के नेता नहीं है। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसमें राहुल गांधी एक मुख्य भूमिका में होंगे, इसलिए उन्हें हमेशा तवज्जो। देखिए, वो अध्यक्ष नहीं है या सांसद नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी देखिए ना, कर्नाटक में जब इतना झंझट चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा, तो मिलने किससे आए वो? राहुल जी से, सोनिया जी से। क्यों मिलने आए? तो भाई वो तो सांसद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पार्टी में, वो तो क्यों मिल रहे थे आप? तो ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्वीकार करके स्पष्टता से बोलनी चाहिए। शिवकांत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसका लाभ हानि के हम लोग कैलकुलेशन करें, लेकिन एक चीज़ तो इस्टेब्लिश कर दिया कि मुस्लिम पोलराइजेशन तो मैसेज दे दिया गया है और वो असर कर्नाटक चुनाव में साफ आपको दिखा। लेकिन मेरा सवाल ये, क्या बीजेपी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है जिस वजह से इतना तवज्जो दिया जा रहा है, या फिर वो दूसरी वाली थ्योरी की जितना राहुल जी को आप ऊपर रखेंगे, 1-on-1 होगा तो उनको हराना आसान होगा? मुझे लगता है दूसरी वाली थ्योरी ज्यादा इस वक्त संगत है इस मामले में। जहां तक मुस्लिम वोट की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कोई बहुत उसके प्रति आश्वस्त नहीं थी। कुछ पॉकेट्स को छोड़ के, कुछ प्रतिशत को छोड़ के थोड़े थोड़े लोग वोट देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया है उससे उनको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो मुस्लिम वोट कोई उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस ने, शिवकांत जी, कांग्रेस ने ये इंश्योर कर दिया है कि मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, सेकुलर, टीएमसी, जेडीयू को वोट देने के बजाय हमको देना चाहिए क्योंकि मैं नेशनल पार्टी हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये उन्होंने हासिल कर लिया है। ये बात सही है। ये बात कर्नाटक के मामले में इसलिए सही थी कि जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं उन पार्टियों का वजूद कर्नाटक में नहीं, तो इसलिए कर्नाटक में और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन बाकी जगह मुझे नहीं लगता अभी ये बात वहां तक गई है, क्योंकि बाकी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा या बंगाल में जब चुनाव होगा तब बाकी पार्टियां जो हैं वो भी अपना प्रभाव रखती हैं और मुझे लगता है तब वोट बटेगा। ये हो सकता है कि जब आम चुनाव हो तो आम चुनाव को देखते हुए अगर उम्मीदवारों को लेकर के आपस में कोई इनका समझौता न हो तो मतलब बात बिगड़ सकती है। अगर समझौता हो गया तब फिर यह है कि एक मुश्त कांग्रेस के उम्मीदवार या जिसका भी उम्मीदवार खड़ा होगा उनके पक्ष में चुनाव जाए। लेकिन देखिए, हास्यास्पद स्थिति ये है कि कुछ अल्पसंख्यकों को या कुछ जातियों को लामबंद करना तो मोहब्बत है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको लामबंद करना, चाहे डरा के करें या कुछ भी करके करें, वो जो है नफरत है। तो ये कहाँ का सिद्धांत है, कौन सा न्याय है, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन ये भारत में चलता है, तो जब तक चल रहा है तो राजनीति में चलेगा।
लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि असल में देखिए, अगर ब्रिटेन से कोई जाता है या फ्रांस से कोई जाता है या जर्मनी से कोई विपक्षी नेता जाता है, तो वो ये नहीं कहता वहां जाकर के कि साहब वहां मुझसे नफरत की जा रही है, वहां हमारे अल्पसंख्यकों को दबोचा जा रहा है या नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। वो वहां जाकर के बात ये करता है कि आप जो है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ महंगाई है, रूस का खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय जो है नेटो की मदद आप जारी रखेंगे नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ रोजगार कैसे बढ़ेंगे, आपने इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, आप जो है इस्पात पे ड्यूटी लगा देते हैं, वो कैसे बंद करेंगे। तो इस तरह की बातें होती है, तो कामकाज की कोई बात होती ही नहीं है। हमारे यहाँ बाहर जाते हैं तो अपने अंदर जो है एक दूसरे के साथ जो धक्का मुक्की चल रही है उस पर जाके आप बात करते हैं। आप ये नहीं पूछते कि हम बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, अमेरिका उसमें क्या कर सकता है। ये नहीं पूछते कि हमें बहुत जल्दी आर्थिक विकास की जरूरत है, अमेरिका उसमें क्या कर सकता है। हम ये नहीं पूछते कि पर्यावरण के मारे हमारा बुरा हाल है, आपने पूरा जो है प्रदूषण बिखेरा हुआ है, हमारे यहाँ ये हाल चल रहा है, तो उसको अगर हम खुद भी सुलटें तो उसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। इस तरह के गंभीर विषय पे कोई बात नहीं करेगा। वहां जाकर के ये करेंगे कि साहब मैं मोहब्बत वाला हूं, मैं ये वाला हूं, मैं वो वाला हूं, और जो है वो सामाजिक न्याय होना चाहिए, ये बंटवारा होना चाहिए। अरे भाई पहले कमा तो लो, बंटवारा तो बाद में कर लेना ना। जी सर। शेखर सर, छोटा जवाब से, ये सवाल बार बार आता है जो अभी शिवकांत जी कह रहे थे ना कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अपोजिशन या पोजीशन की तरफ से क्यों होनी चाहिए, फेवर वाली पॉलिटिक्स होनी चाहिए जिससे पोलराइज किया सकते। ये जैसे बार बार लोग कहते हैं कि विकास डेवलपमेंट इश्यूज, जैसे अभी शिवकांत जी कह रहे थे कि एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे, गरीबी के इश्यूज़ पे, हेल्थ के इश्यूज़ पे, एजुकेशन के इश्यूज़ पे, इस पे भारतीय समाज जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे वोट बटोरना बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए शायद ये अपोजिशन वालों ने मान लिया कि उस पर मिलेगा नहीं, तो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करो, काउंटर नैरेटिव खड़ा करो। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी तो हम माइनॉरिटी की तरफ खड़े हो जाएंगे। अगर आप स्वच्छता की बात करेंगे तो हम मानेंगे नहीं, हम आपकी आलोचना करेंगे। शेखर सर, बहुत छोटा जवाब चाहिए। बस एक ही लाइन में मैं कह सकता हूं, वंदे भारत जब चलती है कुछ राज्यों में क्यों पत्थर फेंकते हैं, कौन है लोग को पत्थर फेंकते हैं, समझ गए ना। तो वैसे ही मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं नैरेटिव कैसे बदले। उनको यही लगता है कि भाई नैरेटिव एक साइड पर है, और एक नैरेटिव जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोलते हैं किसी इश्यू, देखिए प्राइम मिनिस्टर केवल कई चीजों पर बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, इस बार दोबारा यूएस कांग्रेस ने उन्हें बुलाया भाषण देने के लिए, सेकंड टाइम ही हैज बीन इनवाइटेड टू एड्रेस यूएस कांग्रेस। ये अपने आप में देखिए, और यूएस कांग्रेस में तो अलग अलग विचार के सब लोग हैं जो जॉइंट इनवाइट जो भेजे हैं, आप देखिए सब उनके जो मेजॉरिटी लीडर है, माइनॉरिटी लीडर, सब ने उस पर ये किए। तो देखिए नैरेटिव को लेकर उनको लग रहा है, और विपक्ष को लग रहा है कि भाई नैरेटिव जो मोदी जी का जो नैरेटिव है उसको अब कैसे काउंटर करें। कहीं ना कहीं उस काउंटर करने के लिए लगता है भाई ये डेमोक्रेसी बात करो, इंस्टीट्यूशन कमजोर है बात करो। देखिए राहुल जी तो अपना तक अपने जो लोकसभा से उनको जो ये हुआ बहिष्कार हुआ उसको लेकर तो पहले शुरू किए, वो बड़े मैं शॉक हो गया हूं कि मुझे ये नहीं बोले भाई क्यों हुआ, आपने क्या बोला, कोर्ट में आपने माफी मांगने की स्कोप मिली थी, क्यों नहीं किए। एक डिफेमेशन में आपने लोकसभा सीट खोल लिए। तो ये खैर हम लोग इसको एक दिन और विस्तार करते हैं कि ये जो एक्सट्रीम पे ले जाइए ना, देखते हैं उसमें मजा आता है और जूस निकालते हैं उसका, वो वाली बात है यहाँ पे। मैं एक बहुत फेवरेट डायलॉग हमेशा बोलता हूँ कि शीला दीक्षित जब दिल्ली में हार गई चुनाव, तो मेरा भरोसा उठ गया थोड़े दिन के लिए कि विकास के नाम पर कोई चुनाव जीत सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितना पोलराइज करके, जितना बढ़िया पैकेजिंग करके माल बेच सकते हैं, जनता उसकी तरफ चली जाती है। तो खैर अपनी अपनी तरीके से लोग कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते या किसी दिन और इसी विषय को और विस्तार से देखेंगे कि 2024 का इलेक्शन किस मोड़ की तरफ पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।